मुल्क की दाखिली सलामती को थ्रेट, इससे बड़ा इस मुल्क का कोई और इशू नहीं हो सकता। और अगर इस मुल्क को कोई इस इशू को कोई हिंदू और मुसलमान के नुक्ता नज़र से देख रहा है या अपनी सियासत साधने के नुक्ता नज़र से देख रहा है तो मैं इसे देशद्रोह मानता हूँ। सर, जिस तरीके से पीएफआई पर 5 साल का बैन लगा तो ये आवाज़ उठने लगी कि आरएसएस भी बैन होना चाहिए। जिस तरीके से पीएफआई काम कर रही थी उससे भी निचले स्तर पर जाकर आरएसएस काम कर रही थी, उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये डिबेट मुस्तकिल चल रही है। हम ये कह रहे हैं कि पिछले 75 साल से इस मुल्क में बतदरीज रेडिकलाइजेशन बढ़ा है और नई नई पॉलिटिकल और सोशल रेडिकलाइज फोर्सेस सामने आई हैं। 1948 में आज़ाद होने के मुल्क के 1 साल के अंदर अंदर गांधी जी की शहादत हुई और उसके बाद आरएसएस बैन हो गया। वो पहला बैन था आज़ाद हिंदुस्तान में। तब से लेके अब तक 2022 तक 75 साल में 100 के करीब ऑर्गेनाइजेशंस बैन हुई और बैन हटे। ये रिकॉर्ड है। और इस रिकॉर्ड में अगर हम इसको रिलीजियस एंगल के साथ देखें तो हम ये देखते हैं कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन पैन इंडिया लेवल पर सिर्फ 2001 में एक ऑर्गेनाइजेशन बैन हुई। उससे पहले जमात इस्लामी का बैन टिट फॉर टैट की तरह था, जो कि इमरजेंसी के वक्त में जमात इस्लामी को बैन किया और एक बार और बैन किया तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बैन की, जमात इस्लामी को भी किया और वो बैन ख़त्म हो गया। लेकिन पैन इंडिया लेवल पे इतना बड़ा बैन सिर्फ सीमी पे लगा और किसी पे नहीं लगा। बाकी जो आज तकरीबन 53-54 ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त बैन है और वो बैन ऑर्गेनाइजेशन या तो कश्मीरी मिलिटेंट्स की हैं या पंजाबी मिलिटेंट्स की हैं, नॉर्थ ईस्ट की हैं या नक्सलियों की हैं, वो हैं, मुसलमानों की नहीं है। इसका मतलब ये है कि मुसलमानों में रेडिकलिज्म बिल्कुल नहीं है। लेकिन डजन, मोर देन अ डजन, 1 दर्जन से ज़्यादा तंजीमें इस वक्त मुल्क में वो हैं जिनके प्रूविन रिकॉर्ड हैं रेडिकलाइजेशन के और वायलेंस के। अभिनव भारत है, हिंदू सनातन संस्था है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है और दुर्गा वाहिनी है। इस तरीके से 1 दर्जन के करीब नाम हैं जो सर्कुलेशन में रहते हैं और उनके वर्कर्स के खिलाफ और उनके लीडर्स के खिलाफ केसेस हैं अदालतों में, चार्जशीट फाइल हुए हैं। बहुत से जो केसेस है इन्हें तो राष्ट्रवादी बताया जा रहा सर, ये राष्ट्रवादी लोग। ये देखिए, ये सियासी बहस का सवाल है। मैं ये कहता हूं 2 चीजें बहुत वाज़ेह हैं। नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न, मुल्क की दाखिली सलामती को थ्रेट, इससे बड़ा इस मुल्क का कोई और इशू नहीं हो सकता। और अगर इस मुल्क को कोई इस इशू को कोई हिंदू और मुसलमान के नुक्ता नज़र से देख रहा है या अपनी सियासत साधने के नुक्ता नज़र से देख रहा है तो मैं इसे देशद्रोह मानता हूँ। और इसलिए दूसरी जो बात है, मैं इससे रिलेटेड मैं जोड़ रहा हूँ, ये कोई तर्क नहीं हो सकता कि मैंने चोरी इसलिए की कि आप भी चोर हैं। यानी आप एक अपनी गलती के जवाब में दूसरे को ये बताएं कि आपने भी ये गलती की इसलिए मैंने ये गलती की। ये तर्क वितर्क, ये दलील देने और ये बहस व तमीज़ का कोई मयार नहीं है। इसलिए आरएसएस पर पाबंदी लगी है इसलिए किसी एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन पे भी लगा दो, एक किसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन पे पाबंदी लगी है इसलिए आरएसएस पे भी लगा दो। ये मयार नहीं है। किसने सही मानों में गलत किया है उसको रोकिए। और हमने ये देखा है पिछले 75 साल में कि बैन लगाने से हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को कभी रोक नहीं पाए। सर, क्या वजह है कि सब में ज्यादा गिरफ्तारियां जामिया नगर से की गई? जामिया नगर में से तो सबसे ज्यादा नहीं की गई, जामिया नगर से तो नहीं की गई। सब में ज्यादा गिरफ्तारी नहीं, वो जो पहली गिरफ्तारी की जो 27 सितंबर को या कब थी, 28 सितंबर के बाद 29 सितंबर को जो गिरफ्तारियां थी वो प्रिवेंटिव डिटेंशन थी। उसमें से अक्सर लोग शाम को छोड़ दिए गए थे। ये मज़े की बात है कि मीडिया ने उसको प्रोजेक्ट किया कि 30 लोग गिरफ्तार हो गए। सारी दुनिया ने वो खबर सुनी और देखी कि जामिया नगर से 30 लोग गिरफ्तार हो गए। शाम को 19 लोग छूट गए, प्रिवेंटिव डिटेंशन से बाहर आ गए। वो खबर किसी ने नहीं दिखाई, किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। ये जामिया नगर के लिए ब्लॉट है। और ये मैं समझता हूँ यहाँ भी हमारे चुने हुए नुमाइंदों का और सिविल सोसाइटी का फेलियर है कि आपने, अगर नेशनल मीडिया ने नहीं बोला कि 19 लोग गिरफ्तार हुए, 19 लोग छूट के आ गए हैं, तो हमारे लोकल मीडिया को, हमारे रिप्रेजेंटेटिव को बोलना चाहिए था
देखिए, मैं जब नागरिक सुरक्षा समिति का चेयरमैन था यहाँ चीफ कन्वीनर, तो मैं पुलिस के हायर ऑफिशियल्स के पास जाके मैं ये बताता था कि इस इलाके को लेबल किया जा रहा है, नाम उसको दिया जा रहा है। उस वक्त भी ये हरकतें नई नई शुरू हुई कि सीरतुन नबी का एक जलसा अगर बटला हाउस चौक पे हो गया तो पूरे इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स लग जाया करता था और बीएसएफ आ जाती थी और बटला हाउस चौक से लेके कहा जबना तक वो पूरे पुलिस की छावनी बन जाती थी। दूसरा कश्मीर बनाने की तैयारी है सर क्या? इतना प्रोवोकेशन मत दीजिए ना, ऐसा कुछ नहीं है, चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहिए। ये कश्मीर का इशू नहीं है, नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर की एक सिचुएशन है, उस पर ग्रीवियंसेस है, वो सरकार के सामने पेश करनी है। तो उस वक्त हम जाते थे कि और हायर पुलिस ऑफिसर्स को बताते थे कि देखिए ये ऐसा इशू नहीं है कि आप इलाके को बदनाम कर दें, और हम चूंकि तर्क के साथ बात करते थे उस वक्त, तो वो बात सुन ली जाती थी और उस बुनियाद पर यहाँ SHOs ट्रांसफर हो गए हायर ऑफिसर। लेकिन अब इस लेवल पे बात करने वाला कोई है नहीं कि वो पुलिस के हायर ऑफिसर्स के साथ कोई आर्गूमेंट कंटेंट के बेसिस पे करे। ऐसा यहाँ हमारे ना MLA साहब कर रहे हैं, वो बहुत बड़े आदमी हैं, वो जाके DCP के साथ बात करते में कसरेशान महसूस करते होंगे। हमारे काउंसलर्स को उसका शायद इतना अंदाजा नहीं है कि कैसे बात करनी है। और हम जैसे लोग जब जाते हैं, तो मैंने क्यों छोड़ा नागरिक सुरक्षा समिति को? मैंने इसलिए छोड़ा कि इन्हीं चुने हुए नुमाइंदों ने, जो उस वक्त भी चुने हुए कुछ थे, अब एक्स हो गए, कुछ अभी चुने, इन्होंने सब जगह खड़े होकर अफवाह उड़ाई ये तो पुलिस के मुखबिर हैं, ये तो पुलिस से तो कैरेक्टर एसिसिनेशन किया उस वक्त जब हम रोक के तमाम चीज़ों को और इलाके में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस की मदद कर रहे थे, तब कैरेक्टर एसिसिनेशन किया। आज कोई नहीं है उस लेवल पे खड़ा हुआ, तो क्राइम का हाल देखिए। लेकिन सर, जिस तरीके से आरोप लगा, गृह मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा कि ये लोग षड्यंत्र कर रहे थे, एक विशेष समुदाय को कट्टर बना रहे थे PFI के लोग, जो आरोप लगाया गया उस आरोप को आप सिद्ध मानते हैं? वो मेरे सिद्ध मानने ना मानने से कुछ होता नहीं है। आरोप लगाया NIA ने, साबित करने का ओनस है NIA के ऊपर, और वो उसका फोरम है कोर्ट। जो कुछ भी चार्जेस NIA ने लगाए हैं वो कोर्ट में स्क्रूटनाइज होंगे और कोर्ट तय करेगा कि वो चार्जेस सही हैं या गलत है। ये मैं और आप तय नहीं कर सकते। हम प्राइमा फेसी ये नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए एक बड़ी मजबूरी ये है कि आपको किसी को तो अपनी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, कहीं ना कहीं तो आपको मानना पड़ेगा ना। आपके पास कोई प्राइवेट तो सुरक्षा एजेंसी है नहीं। जो सरकार की CBI है, सरकार की IB है, सरकार का NIA है, आपको प्राइमा फेसाई उसी के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। और फिर वो जो एजेंसी है वो सब्जेक्ट टू द जुडिशियल स्क्रूटनी है। हम ये कहते रहे और इल्ज़ाम लगाते रहे हैं और वो इल्ज़ाम साबित होता रहा है। उस बुनियाद पर हम बहुत सी बातें कहते हैं। 98% रेट ऑफ इक्विटल है। NIA ने या ATS या इससे पहले जो और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थी, उन्होंने टेररिज्म के इल्ज़ाम में इस मुल्क में जितने लोगों को भी गिरफ्तार किया, 98% केसेस में वो एजेंसीज अपने केस कोर्ट में प्रूव करने में नाकाम हो गई और उन बच्चों को छोड़ा गया। इसलिए हम उन एजेंसीज पे सवाल इस बुनियाद पे खड़ा करते हैं, लेकिन किसी नए केस पर ये हम नहीं कर सकते। सवाल इसी बुनियाद पे करते हैं कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड चूंकि फेलियर्स का है, इसलिए आपकी कॉम्पिटेंसी के ऊपर सवाल खड़ा हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये पॉलिटिकल इशू नहीं है। किसी पॉलिटिकल प्रेशर में अगर एजेंसीज काम कर रही हैं तो उनको चाहिए कि वो अपनी रूल बुक के मुताबिक काम करें, पॉलिटिकल प्रेशर में काम ना करें, तब हम सिक्योरिटी कंसर्न्स को रोक सकते। लेकिन सर, जैसे PFI कहती थी हम कैडर बेस्ड हमारा है पूरा, तो उनका कैडर कहाँ चला गया? गायब हो गया सब। पता नहीं मुझे कहाँ गया, मैं तो देख नहीं पाया, मुझे नहीं मालूम कहाँ गया। मैं तो ये जानता हूँ कि, और ये बात मैंने कही भी थी, और ये उसूली बात है कि मेरी जेब में अगर 10 रुपये हैं तो मेरा अखलाकी तकाजा यह है कि मैं 10 ही रुपये बताऊँ कि मेरे पास 10 रुपये हैं। लेकिन मेरी जेब में 10 रुपये है और मैं कह रहा हूँ मेरे पास 100 रुपये हैं, तो मेरी इंटेंशंस कहीं ना कुछ तो मुख्तलिफ हैं। और मुझे लगता है कि PFI के केस में ज़्यादातर यही हुआ है कि आपकी जेब में 10 रुपये थे और आप 100 रुपये बताना चाह रहे थे। तो इसका फ़ायदा तो कम्युनिटी को इसका क्या फ़ायदा है और मुल्क को इसका क्या फ़ायदा है, मेरी तो समझ में नहीं आता। बताया ये जा रहा है कि PFI आतंकी संगठन है, तो ये आतंकी संगठन अगर है तो इन्हें पनपने क्यों दिया गया? किसने कहा कि PFI आतंकी संगठन? बिल्कुल मीडिया में ये बिल्कुल एकदम
देखिए, मैं मीडिया पे कमेंट नहीं करना चाहता। मैं कमेंट करूंगा जो सरकार की भाषा है, मैं उसको स्क्रूटिनाइज करूंगा। सरकार ने अपने गजट नोटिफिकेशन में पीएफआई को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर नहीं किया है। मेरे पास गजट नोटिफिकेशन है, मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा। सरकार ने कहा कि ये एक अनलॉफुल एसोसिएशन है, पीएफआई और उसके एफिलिएट्स जो 8 और 9 और दीगर ऑर्गेनाइजेशन हैं, सबको उन्होंने कहा कि अनलॉफुल है और ये पैसे इकट्ठा कर रहे थे अनलॉफुल एक्टिविटीज के लिए और इनके ताल्लुकात थे दूसरे ममालिक की एजेंसीज के साथ। लेकिन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन न किसी इंडिविजुअल को कहा है उस गजट में, न किसी ऑर्गेनाइजेशन को। भारी तादाद में एसडीपीआई के मेंबरों को भी अरेस्ट किया गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह कह दिया कि पीएफआई का एसडीपीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं जिस वक्त ये कह रहा था, अब देखिए यही बात है, मैं एसडीपीआई में 3.5 साल रहा। मेरा एक स्टेटमेंट आया कि एसडीपीआई और पीएफआई इंटरलिंक्ड हैं क्योंकि पीएफआई का बड़ा कैडर एसडीपीआई की अथॉरिटेटिव पोजीशंस पे मौजूद है। मैंने बिल्कुल क्लियर ये स्टैंड लिया जो सच है। मुझे लोगों ने कहा कि ये सच जरूर है मगर आपको आवाम में नहीं बोलना चाहिए, तो मैं क्यों नहीं बोलना चाहिए आवाम में। अब मेरे इस स्टेटमेंट के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट आता है कि नहीं इनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो फिर क्या है, मैं चुप हो जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जिस तरीके से मैं प्राइमा फेसाई एनआईए की चार्जेस को मान रहा हूं, इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन भी एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन है हमारे मुल्क का। तो अगर इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि नहीं है लिंक एज ऑफ नाउ टिल टुडे, ये उन्होंने कहा है, अब टिल टुमारो क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन ईसीआई अगर आज बोल रहा है कि नहीं है, तो जैसे मुझे एनआईए को प्राइमा फेसी मानना पड़ेगा ऐसे इनको भी मानना पड़ेगा। मैं तो चैलेंज नहीं कर सकता, मैं इंडिविजुअल हूं, मैं इलेक्शन कमीशन को चैलेंज करने की ना ताकत रखता हूं ना जरूरत है मुझे कि मैं इलेक्शन कमीशन से जाके कहूं कि नहीं जी नहीं, पीएफआई का और एसडीपीआई में तो इंटरलिंकेज है, आप कैसे कह रहे हैं, ये स्ट्रेंथ मेरे अंदर नहीं है। सर मैंने